तो हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करते हैं कि आप सभी अच्छे होंगे। आप सबों की तैयारी बेहतर ढंग से कर रहे होंगे। ठीक है, इससे पहले 4 वीडियो अपलोड हो चुकी है। अगर आप लोगों ने नहीं देखा है तो जाके प्लेलिस्ट में देखिए, आपको मिल जाएगा। क्लास 8 का अभी ज्योग्राफी चल रहा है, जिसमें से चैप्टर नंबर 5 आज हम लोग पढ़ने वाले हैं। शॉर्ट नोट्स के रूप में हम इसमें बताने का प्रयास करेंगे। और चूँकि जेटेट का एग्ज़ाम का कोई अभी गारंटी नहीं है कब होगा, लेकिन हमें जो है पहले से तैयार रहना है। और जेटेट और सीटेट दोनों के लिए काफ़ी ये उपयोगी होगा ये वीडियो, क्योंकि एकदम एनसीईआरटी और जेसीईआरटी का मिला जुला रूप है। ठीक है, एज इट इज़ मैंने वहीं से नोट्स को बनाया है। जो खरपतवार वाली चीज़ होती है ना, उसे हमने हटा दिया है। ठीक है, खरपतवार क्या होता है भाई, जो अनावश्यक रूप से उगते हैं ना हमारे खेतों में, उसे हमने अलग कर दिया है। ठीक है, और जो अच्छी क्वालिटी वाली चीज़ है उसको मैंने इस नोट्स में शामिल किया है। तो इस वीडियो को अंत तक देखिए। उससे पहले हम मैप का थोड़ा सा प्रैक्टिस करेंगे, चूँकि हमारा ज्योग्राफी चैप्टर चल रहा है। तो अगर आप टीचर बनेंगे तो थोड़ी सी अपेक्षा होगी कि भाई एक शिक्षक से इतनी तो उम्मीद की जा सकती है कि उन्हें कुछ थोड़ा बहुत मैप का भी नॉलेज रहे। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले यह वर्ल्ड का मैप है। टोटल वर्ल्ड में कितना महादेश है, तो 7 महादेश है। 7 महादेश में एक एक करके हम लोग देखेंगे भाई कहाँ कौन सा महादेश की स्थिति है। आपके माइंड में ये सब फीड होना चाहिए कि भाई महादेश की स्थितियाँ कहाँ कौन सा है। इंडिया जैसे कि अंतरिक्ष से ऐसे दिखता है इंडिया हमारा। तो ये वाला जो इलाका है यहाँ से इधर, ये हमारा क्या है, एशिया वाला पार्ट है। एशिया के अगर इधर आ जाएंगे, ये भूमध्य सागर के पास में ये भूमध्य सागर है। ये वाला पोर्शन हो जाता है अफ्रीका, ये ऊपर वाला हो जाता है यूरोप। ठीक है, तो यहाँ पर हो गया एशिया, यूरोप और अफ्रीका। यहीं पर 3 महादेश है। अगर हम इधर जाएंगे तो हमको मिलेगा अटलांटिक महासागर। ये देखिए अंग्रेजी के एस शेप में है। उसके बाद अगर अटलांटिक महासागर के इस साइड में चलेंगे तो आपको मिलेगा यहाँ पर उत्तरी अमेरिका और ये दक्षिणी अमेरिका। ठीक है, ये दोनों है। उसके बाद अगर इधर और पार हो जाएंगे तो ये है दुनिया का सबसे बड़ा महासागर, जिसे हम कहते हैं प्रशांत महासागर। ठीक है, प्रशांत महासागर सबसे गहरा भी है और सबसे बड़ा भी। तो 2 और इधर 3, 5 हो चुका है। अब ऑस्ट्रेलिया देखते हैं, नीचे है। देखिए ये अगर इंडिया है तो ऑस्ट्रेलिया किधर है, देखिए यहाँ से इधर है, तो ये है ऑस्ट्रेलिया। ठीक है, ऑस्ट्रेलिया के बाद आता है भाई अंटार्कटिका। अंटार्कटिका कहाँ है भाई, दक्षिणी ध्रुव में, जिसमें 98% बर्फ़ है। ओके, यहाँ बहुत सारे देशों का रिसर्च स्टेशन है जो प्रकृति के खिलाफ रहते हुए अपनी रिसर्च की क्रियाएं कर रहे हैं। ठीक है, तो ये कुछ था ओवरव्यू की। बाद में ये काम में आएगा। हम लोगों शायद हमने किसी वीडियो में बताया होगा या फिर क्लास में बताया था कि ये जो रेड सी है, रेड सी के बारे में आप लोग 2-3 बातें हैं मैं बता देता हूँ। रेड सी जो है मुख्य रूप से अगर बात करें तो ये एशिया और अफ्रीका को अलग करती है। देखिए ये हमारा अफ्रीका है और इधर क्या है भाई, एशिया है। तो रेड सी क्या करती है, अफ्रीका और एशिया को अलग करती है। ये पहला बिंदु हो गया। दूसरा बिंदु हम यहाँ बोल सकते हैं कि इस रेड सी की वजह से यूरोप के लोगों को 7000 किलोमीटर डिस्टेंस कम हो गया। चलिए विस्तार से बताते हैं। ये रेड सी है और ये भूमध्य सागर है। यहाँ पर थोड़ा सा भूमि का क्षेत्र है। ये पहले पूरा जॉइंट हुआ करता था। ठीक है, तो जो यूरोप के व्यापारी होते थे वो ऐसे करके अटलांटिक महासागर होते हुए ऐसे अफ्रीका के गुड होप होते हुए आते थे हमारे इंडिया, दक्षिण एशिया आते थे और यहाँ पर व्यापार का काम करते थे। यहाँ से मसाले वगैरह लेके जाते थे और यूरोप के बाज़ारों में बेचते थे बड़े दामों पर। ठीक है, तो फिर क्या हुआ भाई कि भाई इतना डिस्टेंस तय करना पड़ रहा है, उसमें मैन पावर भी चाहिए, आदमी की आवश्यकता ज़्यादा है, जहाज़ के लिए ईंधन चाहिए, प्लस टाइम का ज़्यादा खपत होता था। तो फिर एक वैकल्पिक मार्ग खोजा गया, जिसमें से ये देखा गया भाई कि जो लाल सागर है और यहाँ पर थोड़ा सा जो ये है ज़मीन इलाका, अगर इसको हम क्या करेंगे, यहाँ से एक नहर या कोई पानी का स्रोत बना देंगे जो इस पानी को यानी भूमध्य सागर को लाल सागर को जोड़ेगा, तो भाई आसानी से यूरोप के जो
भूमध्य सागर के जो जितने भी तटीय देश हैं या फिर यूरोप के जितने भी देश हैं और साथ ही साथ अफ्रीका के ये वाले कंट्री के जितने भी देश हैं, आसानी से भूमध्य सागर होते हुए लाल सागर फिर जो है दक्षिण एशिया में आराम से अपनी उपस्थिति दर्ज करा सकते थे और आराम से जो है व्यापार का काम संपन्न कर सकते थे। ठीक है, तो वो एक कहावत भी है भाई, आवश्यकता ही आविष्कार की जननी है। आवश्यकता पड़ेगी तो भाई आविष्कार होगा ही होगा। ठीक है, तो वो जो है यहाँ फॉलो हो गया कि आवश्यकता पड़ी, और आवश्यकता जब पड़ी तो इन्होंने एक नहर का निर्माण कर दिया। ठीक है, वो नहर कौन सा है भाई? सुएज कैनल। तो एक यहाँ से सवाल ये हो जाता है कि सुएज कैनल जो है भूमध्य सागर को लाल सागर से जोड़ती है। सुएज कैनल की वजह से पूरे यूरोप और साथ ही साथ जो भूमध्य सागर के जितने भी तटीय देश थे उनको जो है दक्षिण एशिया या फिर भारत आने में एकदम इजी होने लगा। ठीक है, वे लोग आराम से आने लगे क्योंकि उसको 7000 किलोमीटर डिस्टेंस कम हो गया। ठीक है, पैसा भी खर्चा कम होने लगा, प्लस जो है बेनिफिट क्या हुआ कि कम टाइम में पहुंचने लगे। ठीक है, तो ये था बिंदु। ठीक है, अब हम सीधे टॉपिक की ओर आते हैं। थोड़ा सा मैप का प्रैक्टिस हमने किया है, उम्मीद करते हैं कि ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। चैनल पर पहली बार हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए शुरू करते हैं। आज का चैप्टर हमारा है उद्योग। देखिए, इंडस्ट्री से आप क्या समझते हैं? इंडस्ट्री का मतलब क्या होता है? ज़रा सोचिए कि भाई इंडस्ट्री क्या होता है। इंडस्ट्री में सिर्फ क्या आर्थिक गतिविधियाँ होती है? जी बिल्कुल होती है आर्थिक गतिविधियाँ। आर्थिक गतिविधि में क्या होता है भाई? वस्तुओं के उत्पादन, देखिए खनिजों के निष्कर्षण। निष्कर्षण का मतलब होता है जो, इससे पहले हम लोग खनिज वाला चैप्टर में पढ़े थे कि जो खनिज होता है ना वो शुद्ध रूप में नहीं होता है, उसका निष्कर्षण यानी शुद्धिकरण किया जाता है, जिसे हम हिंदी के शब्द में अगर बोलें तो उसका निष्कर्षण या फिर क्या बोल सकते हैं, परिष्करण किया जाता है। ठीक है, कुछ ऐसे अगर वर्ड्स अगर मिलेंगे, शब्द मिलेंगे तो आपको क्या करना है, गूगल में सर्च करना है, क्योंकि आज के डेट में गूगल बाबा ही सबसे बड़ा टीचर है। पहले के ज़माने होता था कि भाई हम अगर मुझे किसी शब्द के बारे में नॉलेज नहीं है तो हम कहाँ कर जाते थे, उसको डाउट को क्लियर करने के लिए स्कूल जाते थे। दूसरे दिन अपेक्षा करते थे, प्रतीक्षा करते थे कि भाई अगले दिन स्कूल खुलेगा तो मैं जाके टीचर से पूछूंगा कि इसका सर मतलब क्या होता है। लेकिन आज की डेट में नहीं बोल सकते कि भाई मुझे ये नहीं आता। आज के मन में अगर आपके मन में जिज्ञासा है तो आप इजीली उसका उत्तर ढूंढ सकते हो, कोई भी हो। और ख़ास करके जब एआई का ज़माना हो गया तो आप बोलो ही मत, कुछ भी पूछो आपको जवाब मिलेगा। ठीक है, तो अगर कुछ भी आपको हार्ड वर्ड लगे, ज़रूरी नहीं कि मुझे जो हार्ड वर्ड लगे आपको ना लगे, हो सकता है कि आपको जो लगे वो मुझे नहीं आता हो। ठीक है, तो उसमें से जो आपको लगेगा आप तुरंत सर्च कर लीजिएगा, ऐसे में हिचकिचाना नहीं है। ठीक है, तो हमने क्या देखा भाई कि खनिजों के निष्कर्षण अथवा सेवाओं की व्यवस्था से संबंधित है। ठीक है, इस प्रकार लोहा और इस्पात उद्योग वस्तुओं के उत्पादन से संबंधित है, सही बात है। कोयला खनन उद्योग कोयले को धरती से निकालने से संबंधित है, एकदम सही बात है। पर्यटन सेवा देने से संबंधित उद्योग है। ये सारे इंडस्ट्री को हमने देखा, मतलब इस उद्योग की परिभाषा में इसको हम समझ सकते हैं कि भाई कैसे होता है कि कच्चे माल को लाया जाता है, फिर उसका निष्कर्षण करके फिर उससे प्रोडक्ट बनाया जाता है, कोई दूसरा उत्पाद बनाया जाता है और फिर उसे बाज़ारों में लेके बेचा जाता है। ठीक है, एक आता है यहाँ पर टर्म्स आता है कि भाई विनिर्माण क्या है। ठीक है, विनिर्माण, ये जो शब्द है विनिर्माण, इसका मतलब क्या होता है? कच्चे माल को तैयार उत्पादों में बदलने की प्रक्रिया को विनिर्माण कहते हैं। देखिए, निर्माण और विनिर्माण, निर्माण तो हो ही रहा है। विनिर्माण में क्या होता है कि मान लीजिए सपोज दैट कि हम कोई प्लांट ले लीजिए जहाँ पर स्टील बनता हो, ठीक है, या रॉड बनता हो। तो प्लांट वाला तो रॉड बना के दे दिया हमें, ठीक है। अब क्या करेंगे, चूँकि ये रॉड जो बना ये खनिजों के निष्कर्षण के बाद में बना। मान लीजिए लोहा था, लोहा में फिर तांबा निकेल वगैरह बना के, मतलब मिक्स करके फिर उसे हम एक रॉड का स्वरूप दे दिए। तो ये एक प्रकार से रॉड का निर्माण हो गया। फिर इस रॉड से अगर हम कुछ अन्य चीज़ों को बनाना चाहें तो उसे हम कहेंगे विनिर्माण। समझे बात को? नहीं समझे भाई? इसमें भी वही चीज़ हो रहा है। एक बार वो प्रोडक्ट मतलब रॉड बन चुका है प्लांट में, वो प्लांट में रॉड बनने के बाद जब मार्केट में आ जाता है, फिर मार्केट के लोगों के द्वारा फिर उस रॉड के द्वारा कुछ और चीज़ बनाया जाता है, तो उसे हम कहते हैं विनिर्माण। वही चीज़ यहाँ पर दिया हुआ है। देखिए क्या दिया है इसका
कच्चे माल को तैयार उत्पादों में बदलने की प्रक्रिया को विनिर्माण कहते हैं। यह एक औद्योगिक प्रक्रिया है। विनिर्माण में मशीनें, औजार और श्रम का इस्तेमाल होता है। विनिर्माण से बने सामानों का इस्तेमाल खुद इस्तेमाल करने के लिए या बेचने के लिए किया जा सकता है। जैसे कि हमने अभी एग्जांपल बताया रॉड का, कि रॉड का यूज जो है कैसे होता है कि हमें अगर किसी प्लांट के द्वारा रॉड हमें मिल गया, मार्केट में आ गया, फिर मार्केट के लोगों के द्वारा अलग अलग तरह का क्रिएटिविटी करके कोई मान लीजिए उसको ढलाई के काम में यूज कर लिया, या फिर उस रॉड से कोई अलमीरा टाइप का बना लिया, तो एक बार तो वो निर्माण हो चुका है। निर्माण के बाद फिर दोबारा जब निर्माण कर रहे हैं कुछ अलग अलग चीज़ों में, तो उसे हम बोलेंगे विनिर्माण। ठीक है। और विनिर्माण करने के लिए हमें क्या चाहिए भाई? मशीन चाहिए। उस रॉड को हाथ से तो नहीं मोड़ सकते, हो सकता है उसके लिए ज़्यादा ताकत की आवश्यकता हो, तो उसे मशीन चाहिए। फिर औजार चाहिए, साथ ही साथ हम श्रम चाहिए भाई। उस मशीन को भी चलाने के लिए हमें क्या मैन पावर चाहिए, आदमी चाहिए, तभी वो चला सकता है। तो ये सारी चीज़ें जो है विनिर्माण में होती है। आगे बढ़ते हैं। उद्योगों का वर्गीकरण, हम इसको कैसे कैटेगराइज करेंगे, उद्योग को कैसे बांट सकते हैं, किस आधार पर? तो सबसे पहला है कच्चा माल, फिर आकार, फिर स्वामित्व के आधार पर किया जा सकता है। जैसे अब देखते हैं क्या है कच्चा माल के उपयोग के आधार पर। सबसे पहला क्या है भाई? कृषि आधारित उद्योग। कृषि आधारित उद्योग में क्या होता है? खाद्य संसाधन, खाने वाले संसाधन, उसके बाद वनस्पति तेल, सूती वस्त्र, डेयरी उत्पाद, चर्म उद्योग इत्यादि, ये सब जो है कृषि आधारित उद्योग में शामिल है। दूसरा क्या है भाई? खनिज आधारित उद्योग। खनिज आधारित उद्योग में जैसे लोहा निर्माण, भवन निर्माण सामग्री, रेल डिब्बा बनाना, ये सब खनिज के आधार पर डिपेंड है, निर्भर है। तीसरा है समुद्र आधारित। समुद्र से हमें क्या क्या मिल सकता है भाई? मत्स्य तेल निर्माण, समुद्री खाद्य प्रसंस्करण उद्योग, ये भी एक चीज़ है। तो ये जो है प्रसंस्करण, मतलब अभी मैंने बताया आपको कि किसी भी चीज़ को यहाँ प्रसंस्करण का मतलब होता है कि एक रूप से दूसरे रूप में ढालना। ठीक है, ओके ना। और अभी हमने पढ़ा कि खनिजों का निष्कर्षण किया जाता है या फिर उसका शुद्धिकरण किया जाता है, क्योंकि खनिज शुद्ध रूप में हमारे पृथ्वी पर नहीं पाए जाते हैं। ठीक है, तो उसको शुद्धिकरण किया जाता है, फिर जाकर वो यूज में आता है। आगे बढ़ते हैं। आगे क्या है हमारा? वन आधारित उद्योग। जैसे लुगदी, लुगदी मतलब वो छोटा छोटा टुकड़ा होता है। ठीक है, एवं कागज़, औषध रसायन, अब उसके बाद फर्नीचर एवं भवन निर्माण सामग्री। देखिए कागज़ का जो निर्माण होता है ना, वो कैसे होता है? जैसे हमारे वन में क्या होता है भाई कि वहाँ लकड़ियाँ होती है, फिर लकड़ियों को छोटे छोटे गिद्दी उसको को लुगदी बोला जाता है, छोटे छोटे टुकड़ों में बांटा जाता है, फिर वहाँ से कागज़ बनाया जाता है। ठीक है, तो ये वन आधारित उद्योग में आ जाए। औषध रसायन तो बनता ही है, फर्नीचर तो आसानी से बनता है, भवन निर्माण सामग्री, कोई पलंग बना लिया, कोई अलमीरा बना लिया, कोई बैठने के लिए चेयर बना लिया, तरह तरह की चीज़ें बनती है, बहुत तरह की। आगे बढ़ते हैं। आकार के आधार पर उद्योग के आकार का तात्पर्य है निवेश की गई पूंजी की राशि, नियोजित लोगों की संख्या और उत्पादन की मात्रा। देखिए अगर आकार की बात करेंगे ना, तो ये तीन चीज़ें मुख्य है कि भाई उसमें कितना इन्वेस्टमेंट हमने किया है, कितना पूंजी लगा है। अगर पूंजी लगा है तो भाई उसमें कितना मैन पावर कितना है, कितना लोग उसमें काम कर रहे हैं, साथ ही साथ उत्पादन वो कितना दे पा रहा है, कि प्रोडक्शन उस प्लांट का कितना है। एग्जाम्पल के तौर पर मैं बता रहा हूँ आपको। आकार के आधार पर उद्योगों को दो भागों में बांटा जा सकता है। सबसे पहला आता है लघु यानी कुटीर उद्योग, कुटीर उद्योग, उसके बाद बृहत आकार के उद्योग। तो कुटीर उद्योग आप लोग सुने होंगे बहुत सारे अखबार में, ये चीज़ें अभी आउट हो रही है। आउट मतलब क्या? सरकार भी बढ़ावा दे रही है कि भाई कुटीर उद्योग होना चाहिए, जो गरीब लोगों के लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होने वाला है, उनको लिए बहुत मददगार होगा कि भाई छोटे छोटे उद्योग करेंगे तो वो स्वावलंबन बन सकते हैं, आत्मनिर्भर बन सकते हैं। इसके लिए भारत सरकार और राज्य सरकार भी बहुत तरह का प्रशिक्षण भी देती है, जैसे टोकरी बुनाई, हस्त निर्मित वस्तुएं, जैसे क्या बोल सकते हैं, हम लोग गांव घर में देखे होंगे सूप का निर्माण होता है बांस से, कोई उससे बैठने की चीज़ बनाता है, कोई चेयर बना देता है। तो ये सब क्या हो गया? एक कारीगरी वाला चीज़ हो गया। ठीक है, तो उसे कहते हैं जिसमें पूंजी का इन्वेस्टमेंट बहुत कम होता है, आपको श्रम ज़्यादा देना पड़ेगा और कम इन्वेस्टमेंट में आप अच्छा खासा प्रॉफिट कमा सकते हैं। ठीक है, बहुत सारे
फूल का डिज़ाइन बना देता है कोई चीज़ें, ठीक है। तो ये कुटीर उद्योग हो गया। उसके बाद बृहत आकार के उद्योग में तो आप जान ही रहे हैं कि बृहत आकार में जैसे प्लांट हो गया, ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री हो गया, भारी मशीनों का निर्माण हो गया, ये सब चीज़ें जो हो गया वो बड़े बड़े आकार का ये है, क्या बोलते हैं, इंडस्ट्री है, उद्योग है। स्वामित्व के आधार पर उद्योगों का वर्गीकरण कैसे कर सकते हैं, जैसे निजी क्षेत्र में टाटा स्टील और रिलायंस इंडस्ट्रीज़, ये जो इंडस्ट्री है ये बिल्कुल प्राइवेट है। उसके बाद राज्य स्वामित्व अथवा सार्वजनिक क्षेत्र, जैसे सेल है, स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड, इसमें राज्य का स्वामित्व अथवा सार्वजनिक क्षेत्र में, जैसे मतलब ये एक सरकारी संस्था जैसा काम करती है, स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड, ठीक है, सेल। तो ये एक सरकारी मतलब सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनी है जो काम करती है, स्टील बनाती है, ठीक है, सेल के अंतर्गत। मतलब स्टील सिर्फ प्लांट में ये मत सोचिए कि भाई खाली वहाँ रॉड ही बनता है, वहाँ बहुत कुछ चीज़ बनता है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। संयुक्त क्षेत्र में जैसे सरकार की भी भागीदारी होती है, जो संबंधित कंपनी है उसकी भी भागीदारी होती है, तो उसको हम लोग बोल सकते हैं कि भाई ये संयुक्त क्षेत्र की कंपनी है, जैसे मारुति उद्योग लिमिटेड। उसके बाद सहकारी क्षेत्र, आनंद मिल्क यूनियन लिमिटेड, सुधा डेयरी सहकारी उपक्रम, ये जो दोनों है वो सहकारी क्षेत्र है। सहकारी क्षेत्र मतलब एक दूसरे से डिपेंडेंसी होता है कि भाई ये ग्रो करेगा तो ये भी ग्रो करेगा, ठीक है, बढ़ेगा, आगे बढ़ेगा। मतलब क्या बोल सकते हैं, पूंजी निवेश करके हम आगे बढ़ाने का प्रयास करते हैं, ठीक है, उसको बोलते हैं सहकारी क्षेत्र, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। उद्योगों की स्थिति को प्रभावित करने वाले कारक, कोई भी इंडस्ट्री कैसे प्रभावित हो सकता है, उसके लिए क्या क्या कारण हो सकता है। देखिए हमने फिगर को एज इट इज़ NCERT से ले लिया है, स्क्रीनशॉट लेकर के देखिए क्या हुआ है। संचार, अगर कहीं इंडस्ट्री अगर हम बैठा रहे हैं तो उससे पहले हमें क्या चाहिए, संचार की सुविधा होनी चाहिए, परिवहन सुविधा होनी चाहिए। मान लीजिए हम अगर स्टील प्लांट कहीं बैठा रहे हैं तो परिवहन ट्रांसपोर्टेशन चाहिए, ताकि अगर मान लीजिए प्लांट का प्रोडक्शन ज़्यादा होने लगा तो हम उसे आसानी से सप्लाई कर सके मार्केट में। उसके बाद भूमि चाहिए, एक बड़ा सा क्षेत्र होना चाहिए प्लांट के लिए, ठीक है। दूसरा है क्या है भाई, विद्युत, इलेक्ट्रिसिटी चाहिए, साथ ही साथ कच्चा माल चाहिए। मान लीजिए कोई कहीं जैसे अगर एग्जांपल अगर ले लेते हैं कि बोकारो स्टील प्लांट, तो बोकारो स्टील प्लांट को कच्चा माल कहाँ से मिलता है, उड़ीसा से मिलता है, खुद झारखंड से भी मिलता है। तो मतलब एक नियर बाय में होना चाहिए, सामने होना चाहिए, ताकि खर्चा कम खर्चे में हो सके, निर्माण प्रोडक्शन हो सके। उसके बाद श्रम चाहिए, जिसमें हम लोग मजदूरी करते हैं, प्लांट के एम्प्लॉय बनते हैं, काम करते हैं। फिर पूंजी चाहिए, इन्वेस्टमेंट तो चाहिए कंपलसरी है। फिर जितने प्रोडक्शन हुआ उसको ये करने के लिए, बेचने के लिए बाज़ार चाहिए। पानी तो चाहिए, कोई भी इंडस्ट्री हो आपको जल चाहिए। आप देखे होंगे कि जितने भी बड़े बड़े प्लांट हैं उसके आसपास में या तो जैसे बोकारो में कूलिंग पॉन्ड है, उसी प्रकार से अलग अलग इंडस्ट्री में उसके पास जल तो होगा ही होगा, क्योंकि पानी के बिना इम्पॉसिबल है कोई भी इंडस्ट्री को चला पाना, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। आगे हमारा क्या है, औद्योगिक तंत्र। देखिए तंत्र मतलब हम लोग जनरली क्या जानते हैं, शक्ति होता है। तो औद्योगिक तंत्र क्या क्या है, इसमें निवेश चाहिए, प्रक्रम चाहिए, फिर निर्गत उत्पाद होना चाहिए। निवेश मतलब हमने तो पूंजी इन्वेस्टमेंट कर दिया, फिर उसके बाद जो प्रोसेस अपनाते हैं उसको बोलते हैं प्रक्रम। प्रोसेस करने के बाद जैसे मान लीजिए हमने कच्चा माल लाया, ज़मीन खुदाई करके, मान लीजिए लोहे का मिट्टी लाया, फिर उसे हम क्या किए, प्रोसेस में डाल दिए, कहाँ, प्लांट में, ब्लास्ट फर्नेस में डाल दिए। वहाँ प्रोसेस होने के बाद क्या बना, हमें अंतिम रूप से क्या बना, लोहा बना, ठीक है। तो ये चीज़ औद्योगिक तंत्र में शामिल है। उसके बाद आता है औद्योगिक प्रदेश। औद्योगिक प्रदेश हम मोटे तौर पर क्या कह सकते हैं कि भाई जैसे अगर मान लीजिए जमशेदपुर का मैंने एग्जांपल लिया, तो जमशेदपुर में ना सिर्फ टाटा स्टील है, उसके साथ ही साथ अनेक छोटी छोटी कंपनियां वहां पर स्थापित की गई है। अब आप पूछो कि भाई वहाँ क्यों स्थापित हुई है, रीज़न ये है कि मान लीजिए टाटा स्टील कंपनी को कुछ चीज़ों की ज़रूरत हुई, जो उन छोटे छोटे जो कंपनियां बैठी है उनसे वो ज़रूरत पूरी हो जाती है, ठीक है। तो मतलब दो, चाहे बड़ी कंपनी हो या छोटी कंपनी हो, दोनों एक दूसरे के काम में जब आने लगती है तो उसको क्या बोल सकते हैं,
तो जो बड़ी कंपनियां होती है ना, वो छोटी कंपनियों को भी मोटिवेशन देती है कि आप भी हमारे काम में आ सकते हो, आप यहाँ इंडस्ट्री लगा सकते हो। ठीक है, मतलब एक सहयोग बढ़ता है दोनों में। तो ऐसे करते करते यह क्या होता है कि उस क्षेत्र में बहुत सारी कंपनियां बैठ जाती है, तो उस क्षेत्र के लोगों के लिए रोज़गार भी मिल जाता है। साथ ही साथ जो कंपनियां होती है उनको आपस में सहयोग भी हो जाता है। तो उसी को बोलते हैं औद्योगिक प्रदेश। जिस प्रदेश में इंडस्ट्री बहुत ज़्यादा होता है उसे हम कहते हैं औद्योगिक प्रदेश। ठीक है, जैसे हमने यहाँ पर देखिए कितने आसानी से समझाने का प्रयास किया है कि किसी नगर, राज्य या प्रशासनिक इकाई के उस हिस्से को औद्योगिक प्रदेश कहते हैं जहाँ ज़्यादातर उद्योग होते हैं। इसे औद्योगिक क्षेत्र भी कहते हैं। औद्योगिक क्षेत्रों में कारखाने और अन्य औद्योगिक भवन होते हैं। एक उद्योग दूसरे उद्योग से सहायता प्राप्त करते हैं। नज़दीक होने के कारण यह बेहद सुगम होती है। सही बात है। एक होता नहीं है कि भाई अगर कोई बड़ा आदमी है तो क्या वो आलू नहीं खाता है। मतलब कहने का मतलब है कि कुछ कुछ ऐसी चीज़ें होती है कि भाई हर जो उसकी ज़रूरत की चीज़ें होती है, एक छोटे से चीज़ से ही उसकी ज़रूरत पूरा होती है। तो वो छोटा चीज़ जो है उसी अगर इंडस्ट्री एरिया में है तो फिर दोनों में सहयोग हो जाता है। ठीक है, उम्मीद करते हैं यहाँ तक आपको समझ में आ चुका होगा। आगे क्या है भाई, भारत में स्थित औद्योगिक प्रदेश। देखिए ये नोट्स जो है ना बहुत बारीकी से बनाया गया है, तो आप इस नोट्स को अगर सिर्फ रीडिंग करेंगे, हम ये नहीं कह रहे हैं कि आप एकदम ये कर लो, सिर्फ रीडिंग करेंगे तो काफ़ी ज़्यादा अंडरस्टैंडिंग आप में डेवलप होगी। आपको एनसीईआरटी पढ़ने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगा। ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं। भारत में स्थित औद्योगिक प्रदेश: मुंबई, पुणे, समूह, बेंगलोर, तमिलनाडु प्रदेश, हुगली प्रदेश, अहमदाबाद, बड़ोदरा प्रदेश, छोटा नागपुर औद्योगिक प्रदेश, विशाखापट्टनम, गुंटूर औद्योगिक प्रदेश, गुड़गांव दिल्ली, मेरठ औद्योगिक प्रदेश, कोल्लम, तिरुवनंतपुरम औद्योगिक प्रदेश। ये कुछ प्रसिद्ध औद्योगिक प्रदेश है जहाँ बहुत सारा इंडस्ट्री एक साथ बैठा हुआ है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। औद्योगिक विपदा। भाई औद्योगिक विपदा क्या है? देखिए विपदा जब आती है ना तो अचानक से आती है, आपको बोल के नहीं आएगी, वो आकस्मिक ही आती है। आपको ये नहीं बताएगी कि भाई मैं आने वाला हूँ, मुझे संभालो, ऐसा कुछ नहीं होता। वो अचानक से आएगी और जो है आपको उससे निपटना भी है। क्योंकि विपदा जब आती है तो उससे हम लोग क्या करते हैं कि भाई उससे पहले की ट्रेनिंग ले लेते हैं कि अगर ऐसा कुछ अचानक से हो जाए तो उससे हम कैसे निपट सकते हैं। ठीक है, कुछ ऐसे औद्योगिक विपदा अब तक हुई है जिससे हम बहुत कुछ सीख सकते हैं और उसको हम लोग आज भी स्मरण करते हैं। और ये इतना इम्पोर्टेंट है कि आज मतलब अभी तक बहुत सारी परीक्षाओं में ये पूछी जा चुकी है। चलिए सबसे पहले शुरू करते हैं कि भाई उद्योगों में दुर्घटना यानी विपदा मुख्य रूप से तकनीकी विफलता या संकट उत्पन्न करने वाले पदार्थों के बेतरतीब उपयोग के कारण घटित होती है। जैसे भोपाल में 3 दिसंबर 1984 को लगभग रात के 12:30 बजे, ठीक है, 12 बजे घटित अब तक की सबसे त्रासदपूर्ण औद्योगिक दुर्घटना है। यह एक प्रौद्योगिकीय दुर्घटना भी थी जिसमें यूनियन कार्बाइड के कीटनाशी कारखाने से हाइड्रोजन साइनाइड तथा प्रतिक्रियाशील उत्पादों के साथ साथ अत्यंत विषैली मिथाइल आइसोसाइनाइड, जिससे हम शॉर्ट में MIC कहते हैं, गैस का रिसाव हुआ था। कब हुआ था? 3 दिसंबर 1984 को। मैंने क्या कहा कि ये क्वेश्चन इतना इम्पोर्टेंट है कि बहुत बार पूछा जा चुका है। ठीक है, किस गैस का क्या हुआ था? रिसाव हुआ था। तो मिथाइल आइसोसाइनेट, जिसे MIC शॉर्ट में कहते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। 1989 में सरकारी सूचना के अनुसार 35,598 व्यक्तियों की मृत्यु हो गई थी। हजारों लोग जो बच गए वो आज भी एक या अधिक बीमारियों जैसे अंधापन, प्रतिरक्षा तंत्र, प्रकृति मतलब उसका इम्यून सिस्टम को भी डैमेज किया है। आंत्र शोध विकृतियाँ, जो आंत में होता है इंटेस्टाइन, उसमें भी विकृतियाँ उत्पन्न हुई। ठीक है, आदि से पीड़ित हैं आज भी। ठीक है, सरकारी आंकड़ों के अनुसार 35,598 व्यक्तियों की डेथ हुई थी। तो सोचिए कितनी बड़ी ये दुर्घटना हुई थी उस ज़माने में। ठीक है, 1980 के दशकों में। जैसे कि मैंने दशक कहा था, दशक का मतलब क्या होता है? दशक मतलब होता है
10 साल, जिसे इंग्लिश में डिकेड कहते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आगे दूसरा कौन सा इंसिडेंट आता है कि 23 दिसंबर 2005 में चीन के गाओ कायो चोगिंगिंग में गैस कूप विस्फोट से 243 लोगों की मृत्यु तथा 9,000 लोग दुर्घटनाग्रस्त हो गए थे और इन स्थानों से 64,000 लोगों को विस्थापित किया गया था। कई लोग विस्फोट के बाद न भाग सकने के कारण मर गए और वे जो समय पर भाग पाए उनकी आँखें, त्वचा और फेफड़े गैस से क्षतिग्रस्त हो गए। ठीक है, ये हुआ था चाइना का इंसिडेंट। कब हुआ था? 23 दिसंबर 2005 को, जिसमें 243 व्यक्तियों की डेथ हो गई थी, मर गए थे। ठीक है, और लगभग 9,000 इसके कारण, यानी चोगिंग में गैस को विस्फोट हुआ था, उसके कारण 9,000 लोग दुर्घटनाग्रस्त हो गए थे। ठीक है, तो ये कुछ 2 इंसिडेंट हुआ था। अब हम आगे बढ़ते हैं कि मान लीजिए कोई इंसिडेंट हो गया, फैक्ट्री में हो गया, तो भाई कोई तो जानबूझ के नहीं करता है, लेकिन होने के बाद हम उसमें क्या कुछ करें ताकि जो है उस जोखिम को हम कम कर सकते हैं। तो इसके क्या क्या उपाय होने चाहिए? सबसे पहला उपाय है जोखिम कम करने के उपाय में घने बसे आवासीय क्षेत्रों को औद्योगिक क्षेत्रों से बहुत दूर रखा जाना चाहिए। हाँ, ये तो प्राइमरी चीज़ है भाई, कि मान लीजिए किसी जगह में इंडस्ट्री बैठा हुआ है, तो वहाँ से जो लोग विस्थापित हो चुके हैं उनको आवास देके दूसरी जगह में बैठाया जाए। ये तो परम कर्तव्य है, ये करना ज़रूरी है। आसपास में नहीं रखना चाहिए, क्योंकि अगर आसपास रखेंगे तो जाहिर सी बात है, अगर प्लांट अगर किसी जगह बैठेगा तो उसका जितना भी प्रदूषित चीज़ें हैं वो उस गांव को इफ़ेक्ट करेगी, जो आज भी होता है। उद्योगों के समीप बसने वाले लोगों को दुर्घटना होने की स्थिति में विषैले या खतरनाक पदार्थों के संग्रहण और उनके संभव प्रभावों का ज्ञान होना चाहिए। देखिए कितना अच्छा समझाया है कि उद्योगों के समीप बसने वाले लोगों को दुर्घटना होने की स्थिति में, मान लीजिए कि कोई विस्थापित ऐसे हैं जो विस्थापित अभी नहीं हुए हैं, उनकी ज़मीन गई है उस प्लांट में और वो तब भी वहीं पर रहते हैं। ठीक है, तो उनको जो है इन सब चीज़ों के बारे में, अगर कुछ दुर्घटना या कोई गैस का रिसाव हो जाता है या कुछ भी चीज़ें होती है जो नहीं होनी चाहिए और उसकी अगर उनको जानकारी है, तो कहीं ना कहीं उस जोखिम को हम फिर भी कम कर सकते हैं, उसके प्रभाव को। तो ये दूसरा पॉइंट हो गया। तीसरा पॉइंट क्या है भाई? आग की चेतावनी और अग्निशमन की व्यवस्था को उन्नत किया जाना चाहिए। जैसे आग अगर लग गई तो आग की चेतावनी बहुत फास्ट होनी चाहिए कि तुरंत हम सूचित कर सकें कि नहीं आग लग गई है। दूसरी बात है अग्निशमन की व्यवस्था को उन्नत किया जाना चाहिए। मतलब अग्निशमन की व्यवस्था मतलब जैसे पानी वाली गाड़ी आती है, फायर ब्रिगेडियर आती है, साथ में 2-4 उसकी टीम आते हैं और उससे पानी फेंकने का काम करते हैं, और जो भी चीज़ें हैं, ठीक है, उससे हम रोक सकते हैं। अगर आग लग गया तो उसको हम रोक सकते हैं जल्दी से। चौथा चीज़ क्या हो गया भाई? विषैले पदार्थों के भंडारण क्षमता की सीमा होनी चाहिए। विषैले पदार्थों के भंडारण क्षमता की सीमा होनी चाहिए। ये नहीं कि भाई जहाँ विषैले पदार्थ नहीं फेंकना चाहिए वहाँ पे फेंक देते हैं। तो जो कचरा है जो बहुत ज़्यादा विषैली है उसे एक जगह में रखा जाना चाहिए, यानी भंडारण जो क्षमता है उसको एक निश्चित मतलब सीमा के अंदर ही रखा जाना चाहिए, ताकि उसके प्रभाव से कोई दूसरे चपेट में ना आए और उसको ना फैल जाए। आगे बढ़ते हैं। आगे हमारा है उद्योगों में प्रदूषण नियंत्रण के उपाय को उन्नत किया जाना चाहिए। देखिए प्रदूषण नियंत्रण तो अभी आउट ऑफ कंट्रोल हो रहा है, लेकिन कहीं ना कहीं फिर भी सरकार ये कोशिश कर रही है, चाहे जो भी सरकार हो, ठीक है, मैं किसी का नाम नहीं लेना चाहता, वे लोग चाहते हैं कि भाई प्रदूषण कंट्रोल में रहे, लेकिन बढ़ती जनसंख्या और इतनी बड़ी डिमांड तो कहाँ से पॉसिबल हो सकता है। लेकिन फिर भी ये जोखिम करने के उपाय में ये शामिल है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आगे है भाई विश्व के प्रमुख उद्योगों का वितरण। लोहा इस्पात उद्योग कहाँ होता है, कहाँ होता है? तो आपको ऑप्शन में देना है भाई, मतलब इसका उत्तर है जर्मनी, यूएसए, चाइना, जापान, रूस। इसमें लोहा एवं इस्पात उद्योग होता है। उसके बाद सूती वस्त्र उद्योग जैसे भारत में, हांगकांग में, दक्षिण कोरिया में, जापान में और ताइवान में। उसके बाद तीसरा है सूचना एवं प्रौद्योगिकी उद्योग। उभरता उद्योग है सूचना एवं प्रौद्योगिकी उद्योग। अभी के टाइम में बहुत ज़्यादा फल फूल रहा है ये मतलब इंडस्ट्री। सूचना प्रौद्योगिकी के मुख्य
केंद्र मध्यवर्ती कैलिफोर्निया के सिलिकॉन घाटी भारत के बेंगलुरु प्रदेश में स्थित है। कहाँ है भाई सिलिकॉन घाटी? कहाँ है? भारत के बेंगलुरु में स्थित है। आगे बढ़ते हैं, लोहा इस्पात उद्योग के बारे में जानते हैं। इस उद्योग के लिए निवेश में श्रम चाहिए। हाँ बिल्कुल श्रम चाहिए, पूंजी भी चाहिए, स्थान भी चाहिए, अन्य अवसंरचना के साथ साथ लो अयस्क, ये भी सही बात है। कोयला और चूना पत्थर कच्चे माल के रूप में सम्मिलित है। कच्चे माल को झोंका भट्टी में रखा जाता है जहाँ यह प्रगलित होता है। इसके बाद यह परिशोधित होता है और प्राप्त उत्पाद इस्पात होता है जो अन्य उद्योगों में कच्चे माल के रूप में प्रयुक्त किया जा सकता है। ठीक है, ये लोहा एवं इस्पात उद्योग का कुछ डेफिनेशन था। इस्पात कड़ा होता है और इसे आसानी से काटा जा सकता है, आकार दिया जा सकता है अथवा इससे तार बनाए जा सकते हैं। एल्युमिनियम, निकेल, तांबा जैसी अन्य धातुओं को थोड़ी थोड़ी मात्रा में मिलाकर इसकी मिश्र धातुएं तैयार की जाती है, जिसके कारण यह इस्पात कठोर, दृढ़ और जंग प्रतिरोधक बन जाता है। ठीक है, तो ये सब चीज़ें अगर बनाएंगे तो भाई हम इस्पात बना सकते हैं। क्या क्या हो सकता है भाई इसमें? एल्युमिनियम, निकेल और तांबा, तब जाके ये मिश्र धातु तैयार होता है। और इसी मिश्र धातु इतना कठोर होता है, मजबूत होता है कि भाई नहीं होता है कि ग्रुप में एक ताकत होता है। अगर ग्रुप में नहीं होता है कि 5 उंगली अगर एक साथ हो जाए तो एक बहुत बड़ा अच्छा दारोमदार मुट्ठी वाला बन जाता है, और उस मुट्ठी से किसी को वार करेंगे तो वो बहुत जल्दी घायल हो जाएगा। इसलिए कहावत है कि एकता में बहुत ज़्यादा बल होता है, ताकत होती है। ठीक है, अब हम आगे बढ़ते हैं। ये देखिए क्या क्या प्रोसेस होता है कि अगर हमें 1 टन इस्पात प्राप्त करना है तो उसके लिए हमें क्या क्या चाहिए? 8 टन कोयला चाहिए, साथ ही साथ 4 टन उसके अयस्क चाहिए, फिर 1 टन चूना पत्थर चाहिए, तब जाके हम 1 टन इस्पात हमें प्राप्त हो सकता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं कि भाई कैसे। ये फिगर को एज इट इज़ मैंने NCERT से ले लिया है। झोंका भट्टी में लो अयस्क से इस्पात तक क्या कैसे प्रोसेस कंप्लीट होता है? ये एक कन्वेयर बेल्ट है, यहाँ से जाता है अयस्क, यहाँ से ये गिरता है लो अयस्क, फिर चूना पत्थर, फिर कोक, सब मिक्स होके गिरता है। फिर ये गर्म हीट हो रहा है, मतलब ये टेम्परेचर पर लाल दिख रहा है, जलाया जाता है। यहाँ पर पूरा एकदम प्रज्वलित किया जाता है। देखिए प्रज्वलित लोहा इधर नीचे गिर रहा है। झोंका भट्टी है, गर्म वायु जा रही है, धातु मतलब जो लोहा में जो मिक्स होता है, जो जिसकी हमें आवश्यकता नहीं होती है, वो इधर गिर रहा है धातुमल के रूप में, और जो प्रज्वलित लोहा है वो इधर गिर रहा है। ठीक है, ये हर प्लांट में होता है, जिसको हम लोग बोलते हैं BF, ब्लास्ट फर्नेस। ओके, आगे बढ़ते हैं कि भाई पहले के ज़माने में उद्योग कैसे स्थापित होते थे। देखिए 1850 से 1950 तक की सर्वोत्तम अवस्थिति, उद्योग जलीय क्षेत्र से काफ़ी दूर में स्थापित होता था। फिर 1800 से पूर्व सर्वोत्तम स्थिति क्या होती थी? कुछ झीलें और नदियों के आसपास में बनाए जाते थे। फिर अभी के टाइम पीरियड में देखेंगे 1950 से अब तक की सर्वोत्तम अवस्थिति, तो एकदम जहाँ पानी का स्रोत है वहीं पर इंडस्ट्री बैठ रहा है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं भाई। प्रगलन किसे कहते हैं? जैसे अभी हमने झोंका भट्टी में देखा था कि प्रगलन जो है यह एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें धातुओं के अयस्कों को गलनांक बिंदुओं से अधिक ताप में तपाकर निष्कर्षित किया जाता है। देखिए जो लोहा वाला मिट्टी लाया जाता है ना, उसको बहुत हाई टेम्परेचर में उसको गर्म किया जाता है। तो गर्म करने पर क्या होता है, जो लोहा वाला अंश होता है वो पिघल जाता है, और जो मिट्टी वाला भाग है वो कैसे पिघलेगा? तो जो पिघल गया वो किसके रूप में जमा होता है? प्रगलित लोहा के रूप में। और जो कचरा चीज़ है वो कहाँ जाता है? धातुमल के रूप में दूसरे किनारे वो गिरता है। ठीक है, दूसरे को बोलते हैं प्रगलन। भारत में स्थित महत्वपूर्ण इस्पात उत्पादन केंद्र कौन कौन सा है? जहाँ इस्पात बनता है तो भिलाई हो गया, भिलाई स्टील प्लांट, फिर दुर्गापुर और बर्नपुर स्टील प्लांट, फिर जमशेदपुर और बोकारो स्टील प्लांट, फिर राउरकेला स्टील प्लांट, फिर भद्रावती और विजयनगर। ये कहाँ है? कर्नाटक में, भद्रावती और विजयनगर। ये सब जो है इस्पात उत्पादन के केंद्र है जहाँ इस्पात बनता है। आगे है विशाखापट्टनम, आंध्र प्रदेश, यहाँ भी इस्पात बनता है। साथ ही साथ सलेम है जो तमिलनाडु में स्थित है, यहाँ भी इस्पात बनता है।
ये जो क्वेश्चन है आपको एज इट इज़ याद रखना है कि भाई कहाँ कौन सा प्लांट है, आपके दिमाग में छप जाना चाहिए कि अगर जैसे भिलाई का नाम लेंगे तो आपके दिमाग में छप जाना चाहिए कि अच्छा भिलाई तो ये छत्तीसगढ़ में है, अच्छा बर्नपुर ये पश्चिम बंगाल में है, ये जमशेदपुर बोकारो कहाँ झारखंड में है। मतलब उसकी अवस्थिति के बारे में आपके माइंड में होना चाहिए। ये एकदम बेसिक चीज़ है, ठीक है। हाँ, आपको अगर इस वीडियो की PDF लेनी है तो आप हमारे टेलीग्राम को ज्वाइन कीजिए, वहाँ आपको इसकी PDF मिल जाएगी, ठीक है। आप व्हाट्सएप ग्रुप को भी आप उसमें भी फॉलो कर सकते हैं, वहाँ किसी का भी नंबर जो है शो नहीं करता है, ना हम आपका नंबर देख सकते हैं, ना आप मेरा देख सकते हैं। वो पब्लिक चैनल है, आप उसको फॉलो करके जब वीडियो आएगी तो उसकी नोटिफिकेशन आपको व्हाट्सएप चैनल या फिर टेलीग्राम के रूप में मिलेगी, ठीक है। आगे बढ़ते हैं जमशेदपुर के बारे में कि कोई इंडस्ट्री अगर बैठता है तो इसके पीछे कहाँ क्या क्या सुविधाएं देनी पड़ती है, स्थापित करनी पड़ती है। जैसे जमशेदपुर में 1947 से पूर्व भारत में केवल एक इस्पात का कारखाना था, टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी लिमिटेड, जिसे हम टिस्को कहते थे। यह निजी स्वामित्व में था। स्वतंत्रता के पश्चात सरकार ने यह कार्य अपने हाथ में ले लिया और बहुत से लोहा इस्पात संयंत्र स्थापित किए। झारखंड में स्वर्णरेखा और खरकई नदियों के संगम के समीप साक्षी में सन 1907 में टिस्को की शुरुआत की गई थी। बाद में साक्षी का नाम बदलकर जमशेदपुर रखा गया। भौगोलिक रूप से जमशेदपुर देश में लोहा इस्पात केंद्र के रूप में सर्वाधिक सुविधाजनक स्थान पर है। क्यों है भाई? क्योंकि यहाँ स्वर्णरेखा और खरकई नदी का संगम भी है और वहाँ से इनको जो है पानी आसानी से मिल जाता है, ठीक है। तो जब ये निजी क्षेत्र का था तो फिर सरकार को भी एहसास हुआ कि हमें भी सार्वजनिक क्षेत्र में यानी सरकार की निगरानी में ऐसे इस्पात केंद्र बनाना चाहिए। तो मोटिवेशन यहीं से मिला था, फिर बाद में बनाया भी गया, जैसे कि हमने ऊपर में पढ़ा। ये देखिए जमशेदपुर में लोहा इस्पात उद्योग की अवस्थिति देखिए, कितनी सुविधाएं हैं। ट्रेन की सुविधाएं हैं, उसके बाद क्या है भाई, पानी का सुविधा है, पानी हमें चाहिए कोई उपाय नहीं है। इसके बाद हॉस्पिटल है, बहुत सारी सुविधाएं हैं। तो ये देख के भारत सरकार को लगा कि हमें भी मतलब इसकी शुरुआत करनी चाहिए। बाकी बाद में शुरुआत हुआ भी। आगे बढ़ते हैं, आगे क्या है भाई, देखिए इसका फुल फॉर्म एक बार बता दिया, यहाँ पर नोट्स में लिख भी दिया है कि टिस्को का फुल फॉर्म क्या होता है, टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी लिमिटेड। आगे बढ़ते हैं, पिट्सबर्ग, यह संयुक्त राज्य अमेरिका का एक महत्वपूर्ण इस्पात नगर है। देखिए संयुक्त राज्य अमेरिका अगर बोलेंगे तो आपको USA आपके दिमाग में आना चाहिए, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। इसका जो कैपिटल है कहाँ है, वाशिंगटन DC। DC का मतलब होता है डिस्ट्रिक्ट ऑफ कोलंबिया, ठीक है। अब पिट्सबर्ग जो है एक USA का महत्वपूर्ण इस्पात नगर है। पिट्सबर्ग के इस्पात उद्योग को स्थानीय सुविधाएं उपलब्ध है। कच्चा माल जैसे कोयला पिट्सबर्ग में ही उपलब्ध है, जबकि लोह अयस्क मिनीसोटा की लोहे की खानों से प्राप्त होता है, जो पिट्सबर्ग से लगभग 1500 किलोमीटर दूर है। इन खानों और पिट्सबर्ग के बीच नौ परिवहन का सर्वोत्तम मार्ग ग्रेट लेक्स जलमार्ग आता है। यह अयस्क के नौ परिवहन हेतु सस्ता मार्ग है। ग्रेट लेक्स से पिट्सबर्ग क्षेत्र तक लोह अयस्क रेलगाड़ियों से लाया जाता है। सही बात है, क्योंकि वहाँ अगर जलीय क्षेत्र है तो वहाँ ट्रांसपोर्टेशन की सुविधा शिप के माध्यम से होती थी। तो पिट्सबर्ग जो है कहाँ स्थित है, ये USA में जो एक औद्योगिक शहर है। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। आगे हमारा क्या है भाई, आगे है भाई कि ओहियो, मोनोगाहेला और एल्गनी नदियों से पर्याप्त जल प्राप्त होता है। आज पिट्सबर्ग में बहुत कम बड़ी इस्पात मिल है। ये मिल पिट्सबर्ग के ऊपर मोनोगाहेला और एल्गनी नदी की घाटी में तथा पिट्सबर्ग के नीचे ओहियो नदी के सहारे स्थित है। परिष्कृत इस्पात स्थल और जल दोनों मार्गों द्वारा बाजार में भेजा जाता है। सही बात, परिष्कृत जब तक नहीं होगा तब तक कैसे भेजा जाएगा। जैसे शुद्ध रूप में ढालना है ना, तब जाके बाजार में बेच सकते हैं। देखिए इसका मैंने मैप भी लगा दिया, ये अमेरिका का मैप है जिसमें पिट्सबर्ग यहाँ पर स्थित है पेंसिल्वेनिया क्षेत्र में, और ये 5 झील है, 1 2 3 4 5। इन 5 झीलों को मिला के हम क्या कहते हैं भाई, ग्रेट लैक्स कहते हैं, ठीक है।
क्योंकि इस पिट्सबर्ग में जो इस्पात उत्पादन होता था ये आराम से नौ परिवहन के जरिए अलग अलग देशों में पहुंचाया जाता था, मतलब यूएसए के अलग अलग प्रांतों में पहुंचाया जाता था। तो ये सारी सुविधाएं वहाँ पर थी अवेलेबल। 3-5 जो झील है उसको क्या क्या नाम है चलिए देखते हैं। सबसे पहला है ईरी झील, ये ओंटारियो, उसके बाद ह्यूरन झील, फिर मिशिगन झील, फिर ये सुपीरियर झील। इन 5 झीलों को मिला के क्या कहते हैं भाई, ग्रेट लैक्स, जिसका मैंने अभी जिक्र भी किया शायद। देखिए यहाँ नीचे लिख भी दिया मैंने नोट्स में, ताकि आपको बाद में कोई भी दिक्कत ना हो। इस नोट्स को सिर्फ आप प्रिंट आउट करके रीडिंग करेंगे तो भी आपको बहुत ज़्यादा बेनिफिट मिलेगा, ठीक है। अगर आप लिख पाने में आपको लग रहा है कि मुझे ज़्यादा टाइम वेस्ट हो रहा है तो भाई आप उसका प्रिंट आउट निकाल लीजिए। साथ ही साथ इतना स्पेस है, इस स्पेस का भी यूज कीजिएगा। कहीं अगर कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ मिल गया कि हमने उसको शायद कभी सुना नहीं या पढ़ा नहीं, तो ऐसे जगहों पर आप आराम से छोटे छोटे अक्षरों में लिख सकते हैं। अब आता है सूती वस्त्र उद्योग। धागे से कपड़े की बुनाई एक प्राचीन कला है। कपास, ऊन, सिल्क, जूट और पटसन का प्रयोग वस्त्र निर्माण में होता है। उपयोग में लाए गए कच्चे माल के आधार पर वस्त्र उद्योग का वर्गीकरण किया जा सकता है। रेशे वस्त्र उद्योग के कच्चे माल हैं। रेशे प्राकृतिक या मानव निर्मित हो सकते हैं, सही बात है। उसके बाद है प्राकृतिक रेशे। ऊन, सिल्क, कपास, लिनन और जूट से प्राप्त की जाती है, ये है प्राकृतिक रेशे, मतलब नेचुरली ये चीज़ होता है। उसके बाद मानव निर्मित रेशों में नायलॉन हो गया, पॉलिस्टर हो गया, एक्रेलिक और रेयन शामिल है। सूती वस्त्र उद्योग विश्व के प्राचीनतम उद्योगों में से एक है। जैसे 18वीं सदी की औद्योगिक क्रांति तक सूती वस्त्र हस्तकताई तकनीकों और हथकरघों से बनाया जाता था। यानी जब 18th सेंचुरी है, 18th सेंचुरी तक कैसे बनाया जाता था, हस्तकताई, मतलब वो जो चरखा गांधी जी का होता था उसमें घुमाया जाता था, फिर वहाँ से जो है धागा बनता था, फिर उसके बाद फिर क्या बनता था, सूती वस्त्र बनता था। 18वीं सदी में पावरलूम ने पहले ब्रिटेन में और बाद में विश्व के अन्य दूसरे भागों में सूती वस्त्र उद्योग के विकास को आगे बढ़ाया। कौन कौन भाई, 18वीं सदी में पावरलूम ने पहले ब्रिटेन में और बाद में विश्व का अन्य दूसरे भागों में सूती वस्त्र उद्योग के विकास को आगे बढ़ाया। आज भारत, चीन, जापान और संयुक्त राज्य अमेरिका सूती वस्त्र के महत्वपूर्ण उत्पादक हैं। भारत में अत्युत्तम गुणवत्ता के सूती वस्त्र उत्पादन करने की गौरवपूर्ण परंपरा रही है। सही बात है, जो नया नया चीज़ भारत बनाता है सूती वस्त्र के संबंध में। आगे है ब्रिटिश शासन से पूर्व हाथ से कते और हाथ से बुने हुए वस्त्रों का एक विस्तृत भारतीय बाजार था। यानी हाथ से संबंधित जितने भी सामान बनाया जाता था उसका एक अलग ही मार्केट हुआ करता था। ढाका का मलमल, मछलीपट्टनम की छींट, कालीकट के कैलिको तथा बुरहानपुर, सूरत एवं बड़ोदरा के सुनहरी जरी के काम आने वाले सूती वस्त्र गुणवत्ता और डिजाइनों के लिए विश्वविख्यात थे। लेकिन हाथ से बने होने के कारण सूती वस्त्र का उत्पादन महंगा और बनने में अधिक समय लेता था। इसीलिए परंपरागत सूती वस्त्र उद्योग पश्चिम के नए वस्त्र मिलों से प्रतिस्पर्धा नहीं कर सका, जो सस्ते व अच्छी गुणवत्ता वाले वस्त्रों का निर्माण जो है यंत्रीकृत औद्योगिक यूनिट में करते थे। पहली सफल यंत्रीकृत वस्त्र मिल मुंबई में 1854 में स्थापित की गई थी। ये सारे जो मैंने हाईलाइट किया है या फिर जिसको मैंने पॉइंट के रूप में बनाया है वो सब इम्पोर्टेंट है, ठीक है। जैसे यहाँ पहला क्या है भाई कि पहली सफल यंत्रीकृत वस्त्र मिल मुंबई में 1854 में स्थापित की गई थी। यंत्रीकृत मतलब एक मशीन के द्वारा बनाया गया सबसे पहला भारत का मुंबई में 1854 में। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रारंभ में यह महाराष्ट्र, गुजरात और फिर गुजरात राज्य में अनुकूल आर्द्र जलवायु के कारण पनपा, लेकिन वर्तमान में आर्द्रता कृत्रिम रूप से उत्पन्न की जा सकती है और कच्ची कपास शुद्ध होती है। वस्त्र उत्पादन प्रक्रिया में इसका वजन कम नहीं होता, इसीलिए यह उद्योग भारत के विभिन्न भागों में फैल गया है। सही बात है। कोयम्बटूर, कानपुर, चेन्नई, अहमदाबाद, मुंबई, कोलकाता, लुधियाना, पुदुचेरी और पानीपत कुछ अन्य उदाहरण जो है महत्वपूर्ण केंद्र है।
ठीक है, ये सब एग्जांपल है। नोट, शब्द टेक्सटाइल लैटिन के टेक्सियरे से व्युत्पन्न किया गया है, जिसका अर्थ बुनना होता है। देश में प्रथम वस्त्र उद्योग 1818 ईस्वी में कोलकाता के समीप फोर्ट ग्लेस्टर में स्थापित हुआ था, लेकिन कुछ समय बाद यह बंद हो गया। सही बात है। भारतीय वस्त्र उद्योग के कुल उत्पादन का लगभग 1/3 हिस्सा निर्यात किया जाता था। जितना वस्त्र उत्पादन होता था उसका 1/3 माने 1/3 ये जो है निर्यात कर दिया जाता था। उभरते हुए उद्योग सनराइज उद्योग के नाम से भी जाना जाता है। इसमें सूचना जो है, प्रौद्योगिकी, स्वास्थ्य लाभ, सत्कार तथा ज्ञान से संबंधित उद्योग शामिल है। उभरते हुए उद्योग सनराइज उद्योग के नाम से भी जाना जाता है। इसमें सूचना, प्रौद्योगिकी, स्वास्थ्य लाभ, सत्कार तथा ज्ञान से संबंधित उद्योग शामिल है। उसके बाद आता है अहमदाबाद। अहमदाबाद गुजरात में साबरमती नदी के तट पर स्थित है। अहमदाबाद, सही बात है। दूसरी बात, 1859 ईस्वी में यहाँ पहली सूती मिल स्थापित हुई थी। यह यथाशीघ्र ही मुंबई के बाद भारत का दूसरा सबसे बड़ा वस्त्र निर्माण केंद्र, निर्माता नगर बन गया। अहमदाबाद को प्राय भारत का मैनचेस्टर कहा जाता है। उसके बाद आता है ओसाका। ओसाका जापान का एक महत्वपूर्ण वस्त्र निर्माण केंद्र है। सही बात है। यह जापान का मैनचेस्टर के नाम से भी जाना जाता है। ओसाका में सूती वस्त्र उद्योग का विकास कई भौगोलिक कारणों से हुआ है। ओसाका के चारों ओर का विस्तृत मैदान सूती वस्त्र मिलों के विकास के लिए आसानी से भूमि की उपलब्धता सुनिश्चित करता है। उष्ण आर्द्र जलवायु कताई और बुनाई के लिए बहुत ही उपयुक्त है। ओसाका का वस्त्र उद्योग पूर्णतः आयातित कच्चे मालों के ऊपर निर्भर है। कपास मिस्र, भारत, चाइना और यूएसए से आयात की जाती है। सही बात है। परिष्कृत उत्पाद अधिकांशतः निर्यात किया जाता है। उच्च गुणवत्ता वाले और कम मूल्य की वजह से उसका एक अच्छा बाजार है। हाल ही में ओसाका के सूती वस्त्र उद्योग का स्थान अन्य उद्योग जैसे लौह इस्पात, मशीनरी, जहाजरानी, ऑटोमोबाइल, विद्युत उपकरण और सीमेंट लेते जा रहे हैं। तो ये था आज का चैप्टर, जिसको हमने बेहतर ढंग से बताने का प्रयास किया है। चैप्टर का नाम था इंडस्ट्री। ओके, आई थिंक ये चैप्टर आज हमने कंप्लीट कर लिया। ये वीडियो कैसी लगी, उम्मीद करते हैं कि आपको अच्छी लगी होगी। तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए। साथ ही एक बार फिर मैं रिपीट करके बोल रहा हूँ, अगर इस वीडियो की PDF आपको चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम से ज्वाइन करके ले सकते हैं। साथ ही आप व्हाट्सएप चैनल पर भी आप हम फॉलो कर सकते हैं। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अच्छे से रहिए, अच्छे से तैयारी कीजिए। बाय बाय।